नमस्कार, मैं श्वेता सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 18वें दिन मंगलवार को विभिन्न मुद्दों पर सख्त बयानबाजी देखने को मिली। सदन के बाहर भाजपा और आजसू विधायकों ने अपनी अपनी बातों को जोर शोर से रखा, जिसमें मुख्य रूप से ओबीसी आरक्षण और नवरात्र व रामनवमी के दौरान प्रतिबंधित मास्क पर रोक लगाने की मांग की गई। आजसू विधायक निर्मल महतो ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के अनुसार ही होनी चाहिए और राज्य में 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर हमारे सांसद सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार की मंशा ओबीसी के हितों के प्रति काम करने की नहीं दिख रही है। ओबीसी आरक्षण के बात कर रहे थे सब मंत्री लोग, लेकिन ओबीसी आरक्षण में उन लोग को बोलने का कहीं पे हक नहीं है, इसलिए कि इससे पहले चुनाव, पंचायत चुनाव हुआ, ओबीसी का 0% आरक्षण में चुनाव किया है। उन लोग को शर्म आना चाहिए कि ओबीसी के बात करने वाले 53% झारखंड ओबीसी है यहाँ पे, और उन लोग का ठगने का सिर्फ काम कर रहा है, सिर्फ बात रख रहे हैं। ओबीसी आरक्षण बिना माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर भी सरकार बात को नहीं माने और चुनाव करा दिए, पंचायत चुनाव। और माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो नगर का भी चुनाव 0% में ओबीसी के कर देते हैं। तो ये सरकार पूरा ओबीसी विरोधी है और ओबीसी का बोलने का इनका अधिकार नहीं है। नगर निकाय चुनाव। वहीं भाजपा विधायक सीपी सिंह ने नवरात्र और रामनवमी के अवसर पर प्रतिबंधित मास्क पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय में जो नियम लागू किए गए थे उन पर फिर से राज्य भर में बहस होनी चाहिए। सीपी सिंह का कहना था कि रांची सहित पूरे राज्य में प्रतिबंधित मास्क खुलेआम बिक रहा है, लेकिन इस पर किसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं कि प्रतिबंधित मांस की बिक्री, उसको काटने का, दो वंशीय पशु पर किसी भी प्रकार का वध नहीं हो, इसके लिए रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने कानून पारित किया था, उसका अक्षर पालन करें। हम तो सरकार को यही चाहते हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक मंगलवार को पुराना विधानसभा सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने की और इसमें राज्य के सभी जिलों से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। इस अवसर पर पार्टी के विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि झारखंड में पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में एक सीट पर चुनाव लड़ा और वह सीट जीत हासिल की। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी चुनावों में पार्टी अपने जनाधार को देखते हुए और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत सुनिश्चित करेगी। जनार्दन पासवान ने इस दौरान ये भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में है और आगामी चुनावों में भी ये गठबंधन बरकरार रहेगा। पार्टी के विधायक ने गठबंधन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि दोनों दल मिलकर राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट झारखंड में लिया, एक सीट जीता, बिहार में एक सीट लिया, 5 सीट लिया, लोकसभा में 5 सीट जीता। अगर सीट जहां जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी डिमांड करेंगे कि हमारा सीट बढ़े और हम लोग मिलकर सरकार यहाँ पर निकट भविष्य में बनाए। और सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र के छोटा गम्हरिया में मंगलवार सुबह एक युवक चोरी करने के इरादे से घर में घुसा, लेकिन घर के मालिक ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़े गए युवक की पहचान पुरलिया निवासी मिथुन के रूप में हुई है, जो छोटा गम्हरिया में किराए के मकान में रहता था। ये घटना मुकेश महतो के घर की है, जहां मिथुन चोरी करने के उद्देश्य से घुसा था। पकड़े जाने के बाद घर के मालिक ने तुरंत ग्राम प्रधान सूरजलाल महतो को इसकी सूचना दी। चोरी की खबर फैलते ही बस्ती के लोग एकजुट हो गए और आरोपी को पीटने का प्रयास किया, लेकिन ग्राम प्रधान ने सभी को पिटाई से रोकते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को थाने ले आई। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे की जांच कर रही है।
मामला ऐसा है कि आज सवेरे हमको सूचना मिला, मुकेश महतो का तरफ से ये लोग घर गया था कि नहीं चोर हम लोग घर में आया हुआ है, उसको पकड़ के रखे हैं। तो सूचना मुझे मिला, हम तुरंत तत्काल यहाँ पहुँचे। आने के बाद में प्रशासन को फ़ोन किया गया, वो लोग भी आए और चोर को लेके गए यहाँ पर। बाकी जो कानूनी कार्रवाई होगा आगे की बात में देखा जाएगा। सरायकेला सिविल कोर्ट ने एक मनरेगा मजदूर के बकाया पैसे भुगतान करने के मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है। इसमें बीडीओ कार्यालय की चल संपत्ति को बेचकर बकाया राशि चुकता करने का आदेश दिया गया है। सरायकेला सिविल कोर्ट के जज आशीष अग्रवाल ने वादी मनरेगा मजदूर चांदमुनी मुंडारी के मनरेगा में काम करने के एवज में बकाया मजदूरी 73,278 रुपए गम्हरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी को 29 मार्च के पूर्व अदा करने का सख्त आदेश दिया है। सिविल जज ने डिस्टेंस वारंट जारी करते हुए बीडीओ कार्यालय को आदेश दिया है कि प्रखंड विकास कार्यालय की चल संपत्ति बेचकर मजदूर को भुगतान किया जाए। वारंट में सरकारी वाहन एवं कार्यालय के चल संपत्ति को भी बेचकर भुगतान का आदेश दिया गया है। बीडीओ कार्यालय द्वारा बताया गया है कि मनरेगा मजदूर के बकाया मजदूरी भुगतान को लेकर मनरेगा आयुक्त से भुगतान के संबंध में पत्राचार किया गया है। मनरेगा में फंड नहीं होने के चलते उक्त भुगतान नहीं किया जा सका है। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद डी राजा ने भाजपा की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह भाजपा वन नेशन वन पार्टी का एजेंडा चला रही है, वो दिन दूर नहीं जब देश तानाशाही सरकार के अधीन होगा। हमारे प्रगतिशील लेखक संघ के उक्त बातें पूर्व सांसद ने रांची से सीपीआई कार्यालय के सभागार में एक प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में अंबानी को जमीन दिलाने के लिए गरीब आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है, वैसा ही रवैया झारखंड में ना हो, क्योंकि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है और पूरे देश की नजर झारखंड की संपत्तियों पर है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर डी राजा ने कहा कि सीपीआई का सबसे पहला काम भाजपा को सत्ता से हटाना है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समय हमारा प्राथमिक लक्ष्य भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। इसके बाद ही मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा। गठबंधन, हाँ, महागठबंधन में आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले, ये पार्टी है। बीजेपी मैनिपुलेशन कर रहा, महाराष्ट्र का बाद, दिल्ली का बाद, somehow to capture बिहार, बीजेपी इस टाइम ये महागठबंधन का अंदर पार्टीज को समझना चाहिए हाउ टू सेव बिहार। इसलिए अभी सीपीआई सीपीएम हमारा पार्टीज ये कैंपेन कर रहा। यह क्या कैंपेन है? बचाओ बिहार, बदलो सरकार, बदलो सरकार, बचाओ बिहार। So our party wants these secular democratic parties to have proper understanding. झारखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश शंकर की बेंच में की गई, जिसमें राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि वकीलों के लिए किन किन जगहों पर भूमि चिन्हित की जा रही है। ये याचिका झारखंड हाई कोर्ट अधिवक्ता गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति के द्वारा दायर की गई है, जिसके मुख्य कार्यपालक धीरज कुमार हैं। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार, दीपक कुमार प्रसाद, मुकेश सिंह और कौशल किशोर मिश्रा ने इस मामले में बहस की। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के लिए रियायती दर पर जमीन मुहैया कराने को लेकर दायर याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह याचिका झारखंड उच्च न्यायालय अधिवक्ता गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति के मुख्य कार्यपालक धीरज कुमार के द्वारा दायर किया गया
इस मामले में पैरवी करने के लिए झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन की अध्यक्षा रितु कुमार, दीपक कुमार प्रसाद, कौशल किशोर मिश्रा एवं मुकेश सिन्हा ने पक्ष रखा। इधर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति देश भर में अपनी लंबित पेंशन के भुगतान और न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। इसके तहत जमशेदपुर में भी समिति की स्थानीय इकाई ने 4 सूत्री मांग को लेकर ईपीएफओ कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पीएफ कमिश्नर को अपनी मांग पत्र सौंपा, जिनमें उनके द्वारा उठाई गई मुख्य मांगों में देश भर के पेंशनधारियों का मासिक पेंशन 7500 रुपए किए जाने की बात शामिल थी। वर्तमान में पेंशनधारियों को केवल 1175 रुपए मासिक पेंशन मिलती है, जिससे उनके लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। समिति ने डीए और मेडिकल सुविधा देने की भी मांग की है, ताकि पेंशनधारी और उनके परिवार को बेहतर जीवन यापन की सुविधा मिल सके। समिति के सदस्यों ने इस आंदोलन के माध्यम से सरकार से पेंशनधारियों के हक की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और उनके साथ हो रहे आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। पेंशनधारियों ने 7500 रुपए मासिक पेंशन के अलावा डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं की तत्काल शुरुआत की मांग की है। हम लोग राष्ट्रीय संघर्ष समिति जमशेदपुर ईपीएस 95 पेंशनर्स का तरफ से आज हम लोग कमिश्नर का पास में आए हैं। हम लोग का 4 सूत्री मांग है। पहला मांग है कि हम लोग का जो है मिनिमम पेंशन जो है सभी को 7500 मिले और साथ साथ डीए, और तीसरा है कि वाइफ हस्बैंड का मेडिकल का सुविधा जो कि आयुष्मान का तरफ से हिस्सा मिलता है गवर्नमेंट का तरफ से, वो सारे पेंशनर को मिले। और चौथा है जो लोग का भी पैसा कटा है ईपीएस 95 में, उनको कम से कम उनको भी 7500 रुपया का हकदार हो। इसी मांग को लेके हम लोग सारे देश में आज 24 तारीख और 25 दोनों दिन सारा देश भर में ईपीएफओ ऑफिस का सामना में प्रदर्शन और साथ साथ मेमोरेंडम हम लोग ज्ञापन दिए हैं कमिश्नर को, जो कि यहाँ हमारा श्रम मंत्री को, हमारा अर्थ मंत्री और प्राइम मिनिस्टर तक इसका बात पहुँचाने के लिए अनुरोध किया गया। और रमजान का पवित्र महीना इस्लाम धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर रोजा रखने के बाद इफ्तार करने की परंपरा होती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। हर वर्ष की तरह इस बार भी रमजान के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में दावती इफ्तार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परंपरा निभाते हुए रोजेदारों को आमंत्रित किया और सभी के साथ इफ्तार किया। इस आयोजन के जरिए राज्य में आपसी भाईचारा और सौहार्द के संदेश दिया गया। इस खास अवसर पर विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने राज्य की तरक्की, प्रेम, भाईचारे, खुशहाली और बरकत की दुआ की। उन्होंने सभी को रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद का त्योहार शांति और सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने राज्यवासियों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना भी की। दावते इफ्तार में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मंत्री दीपक बिरुवा, मंत्री चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव, रामदास सुरेन, इरफान अंसारी समेत कई वरीय पदाधिकारी भी शामिल हुए। देखिए, राज्य के लोकप्रिय डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने एक सम्मान दिया है। दावती इफ्तार का मतलब ये नहीं कि मुसलमानों को सम्मान, बल्कि राज्य के एक एक जनता को सम्मान दिया और एक अमन चैन की दुआएं हम लोगों ने की कि राज्य हमारा खुशहाल हो, एक एक लोग खुशहाल हो। और ये जो पाक का महीना है रमज़ान, इसमें जो लोग ईमानदारी से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करता है। जिनका नेक दिल हो, आज देखिए हेमंत सोरेन जी ने मिसाल पेश किया है और देश की ये अच्छा है पूरे प्रदेश के लिए और हर समुदाय का सम्मान है। हर समुदाय के पर्व त्यौहार में शामिल होने से लगता है कि सरकार अपनी है और एक शांति का माहौल बनता है, कि इबादत होती है। इसलिए ये बहुत अच्छा है राज्य के हित में, सभी संप्रदायों के लिए।
राजधानी रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में सोमवार को आयोजित इफ्तार पार्टी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पार्टी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों को आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के नेताओं ने विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त किए। रांची विधायक सीपी सिंह के दावती इफ्तार में शामिल होने के विषय में तुष्टीकरण की राजनीति करने की बात कही। उन्होंने कहा, ये सरकार कभी होली, दिवाली या दशहरा जैसे पर्वों पर इस तरह की पार्टी का आयोजन करती है क्या? मैंने अपनी 40 साल की राजनीति में कभी किसी इफ्तार पार्टी में भाग नहीं लिया। इफ्तार पार्टी होता क्या है, जरा बताइए। जब सरकार मुख्यमंत्री देखिए, मैं बीजेपी के बारे में नहीं, सीपी सिंह किसी के इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होता है, न होगा। क्यों? इफ्तार पार्टी होता क्या है, जरा बताइए। जब सरकार मुख्यमंत्री ने इफ्तार पार्टी रखा है तो कभी होली के अवसर पर कोई पार्टी रखा क्या? कभी दिवाली के अवसर पर कोई पार्टी रखा क्या? कभी कोई विजयादशमी के अवसर पर कोई पार्टी रखा क्या? इफ्तार पार्टी क्यों भाई? तो सवाल यह है कि सरकार तुष्टीकरण नीति अपनाती है और यही कारण है कि इफ्तार पार्टी करती है, उसके सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं। मैं किसी भी इफ्तार पार्टी में नहीं जाता हूँ भाई, और ना आगे जाऊंगा। वहीं सत्ता पक्ष के झामुमो विधायक और वर्तमान प्रभार संसदीय कार्य मंत्री सुदीव्य कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग देश की गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास रखते हैं वे अवश्य इस इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने सीपी सिंह के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर सीपी सिंह भाजपाई होने के पैमाने पर खरे उतरते हैं तो जो भाजपा के लोग इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं वे भाजपाई नहीं है क्या? एक रंग का चश्मा लगा है, वो लोग चलकर नहीं। सीपी सिंह ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा कभी होली। संविधान की मूल भावना को न समझ पाने का दिखावा या ढोंग करने वाले लोग इन बातों को कहते हैं। हर परिवार में बड़ा भाई छोटे भाई का ध्यान रखता है। संविधान निर्माताओं ने इस देश के बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज के हितों के ध्यान रखने की जवाबदेही सौंपी थी, और इसी जवाबदेही की परंपरा में आपने देखा होगा कि समाज के छोटे या अल्पसंख्यक समूहों को समाज की मुख्यधारा में रखने के लिए इन परंपराओं को शुरू से आहूत किया गया है। हाल के दिनों में बड़े भाई सीपी सिंह साहब, जिनका आपने नाम लिया है, उनके भी दल के नेताओं को हम लोगों ने 12 इफ्तार की पार्टियों में शामिल होते हुए देखा है। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि उनसे ही पूछा जाना चाहिए कि अगर भाजपाई होने के पैमाने पर 100% उस कसौटी में सीपी सिंह खरे उतर रहे हैं, तो जो लोग इफ्तार की पार्टियों में जाते हैं वो क्या भाजपाई नहीं है? इस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को इस प्रकार के इफ्तार पार्टी का आयोजन करना चाहिए। मेरी सलाह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इफ्तार पार्टी का आयोजन करना चाहिए। नफरत से एक वर्ग को खुश करोगे लेकिन दूसरा वर्ग नाराज हो जाएगा। नफरत से कभी भी समाज को नहीं जीता जा सकता। उन्होंने रांची विधायक सीपी सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वह जहर की तरह है जिनका इलाज करना जरूरी है। कभी भी समाज को जीत नहीं सकते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी देखिए इतना अच्छा पैगाम दिए, सारे लोग आए, सारे किया है। और देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इफ्तार का आयोजन करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मेरी सलाह होगी कि तुम भी अपना जो है इफ्तार का आयोजन करो। नफरत से तुम एक वर्ग को खुश करोगे लेकिन अन्य वर्ग तुमसे नाराज हो जाएगा। हम होली में जाएंगे, हम दीपावली में जाएंगे, हम दशहरा में जाएंगे, आप भी रमजान में आइए, ये मैसेज दीजिए। बहुत हो गया नफरत। नफरत से आप कभी भी समाज को जीत नहीं सकते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी देखिए इतना अच्छा पैगाम दिए, सारे लोग आए, सारे चाहे सत्ता पक्ष के सभी लोग आए। विपक्ष को भी हम लोग इन्वाइट किया था। बाबूलाल मरांडी जी को हमने खुद कहा था कि सर आइए और मिसाल पेश कीजिए। आप तो सेकुलर आदमी हैं, कहाँ फंस गए सीपी सिंह के चक्कर में? जो कहता है कान में वही सुनते हैं आप। और सीपी सिंह जो है जहर है वो और उसको पता नहीं कि हम स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। जहर का इलाज इरफान अंसारी करेगा।
इधर जमशेदपुर पुलिस ने आगामी ईद, सरहुल और रामनवमी जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। एसएसपी किशोर कौशल ने इन त्योहारों के समय होने वाली भारी भीड़ और जुलूसों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों और जवानों को पूरी तत्परता के साथ तैनात रहने की हिदायत दी है। सोमवार को एसएसपी किशोर कौशल ने पीसीआर परिसर में जवानों को ब्रीफ करते हुए कहा कि आगामी त्योहारों के दौरान सड़कों पर भारी संख्या में लोग निकलते हैं और जुलूस आयोजित होते हैं। इसके अलावा हिंदू नववर्ष पर भी जुलूस निकालने की परंपरा है, जिससे शहर में भीड़ और बढ़ती जाती है। इस समय खासकर बाजारों में रौनक रहती है और रमजान के महीने में लोगों का मूवमेंट भी अधिक होता है। एसएसपी ने पीसीआर वैन, बाइक पेट्रोलिंग और क्यूआरटी को पूरी तरह से मुस्तैद रहने का निर्देश दिया ताकि किसी भी असामाजिक तत्व को इसका फायदा उठाने का मौका न मिले। इसके अलावा एंटी क्राइम चेकिंग को प्रभावी तरीके से चलाने और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने की बात भी कही गई। उन्होंने सभी जवानों और पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे दुकानदारों और बाजार के लोगों से संपर्क में रहें और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचाएं। एसएसपी ने धार्मिक पूजा स्थलों के आसपास खास ध्यान देने की बात भी कही, खासकर रात के समय, ताकि शरारती तत्व कोई समस्या ना पैदा कर सके। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता सभी पर्व त्योहार को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराना है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो अभी ईद, सरहुल और रामनवमी जो बहुत बड़े पर्व हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकलते हैं, जुलूस निकलता है। और इसी दौरान इसके पूर्व नववर्ष का भी यहाँ पर जमशेदपुर में जुलूस निकलने की परंपरा रही है। उन सब को ध्यान में रखते हुए पर्व त्योहारों को जितने भी हमारे पीसीआर हैं, जितने भी हमारे बाइक पेट्रोल्स हैं, जो हमारी क्यूआरटी हैं, उन सभी को सेंसिटाइज किया गया है, उन सभी की ब्रीफिंग की गई है। क्योंकि बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा रौनक रहती है, रमज़ान का महीना भी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का मूवमेंट रहता है। तो वैसे में कोई असामाजिक तत्व, कोई आपराधिक तत्व, कोई एंटी सोशल एलिमेंट किसी तरीके से उसका बेजा फ़ायदा ना उठा पाए, इसको लेकर के इन्हें ब्रीफ किया गया है। यह भी कहा गया है कि लगातार जो एंटी क्राइम चेकिंग चल रही है उसको अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से करें। साथ ही साथ अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध मूवमेंट लगता है कि हो रहा है तो उसको निश्चित तौर पर सत्यापित करें। इसके अलावा चूँकि ये हमारे ऐसे जवान पदाधिकारी हैं जो लगातार फील्ड में रहते हैं, सभी लोगों के संपर्क में रहते हैं, दुकानदारों के, बाज़ार के जो लोग हैं उनके संपर्क में रहते हैं, तो किसी प्रकार की सूचना इन्हें प्राप्त होती है तो उसे हमारे साथ साझा करें। साथ ही साथ क्योंकि ये समय बड़ा ही सांप्रदायिक दृष्टि से भी देखें तो काफ़ी संवेदनशील रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए भी सभी फोर्सेस को ब्रीफ किया गया है कि जितने भी हमारे जो धार्मिक पूजा स्थल उन सब के आसपास में विशेष तौर पर गश्ती सुनिश्चित करें, खास तौर पर नाइट आवर्स के दौरान में, जिससे कि कोई भी किसी प्रकार से कोई शरारत ना कर पाए। इसके अलावा इन सबको यह भी कहा गया है कि जो त्योहारों के दौरान बहुत बड़ी संख्या में झंडे और काफ़ी सारी चीज़ें लगाई जाती हैं लोगों के द्वारा, जो उनके उत्साह का एक तरीके से प्रदर्शन होता है, उस पर भी खास तौर पर नज़र रखी जाए। क्योंकि कई बार झंडा बांधने के दौरान कुछ दुर्घटनाएँ हुई हैं, उनको लेकर के कई बार कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से सारे त्यौहार आने वाले शांति तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, उसको लेकर के सभी की जमशेदपुर के एमजीएम थाना की पुलिस ने बालीगुमा स्थित गोड़गोड़ा चौक के पास छापेमारी कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी बेहद ही शातिर हैं और शहर के विभिन्न इलाकों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इस संबंध में एसएसपी किशोर कौशल ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि 23 मार्च को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी अवैध हथियार के साथ गोड़गोड़ा चौक के पास जुटे हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें बालीगुमा उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के पास 2 संदिग्ध युवक पकड़े गए। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान बिहार के वैशाली जिले के कुमार बाजीतपुर गाँव के नंदन कुमार उर्फ नंदन पंडित और जमशेदपुर के
बाहलू भाषा निवासी राहुल गोप उर्फ बल्ले उर्फ यमदूत के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान नंदन कुमार के पास से एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा गोलियां और मोबाइल फोन बरामद किए गए। इन अपराधियों ने पूछताछ में बताया कि 21 मार्च को तुरिया बेड़ा में एक व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से उसके घर पर फायरिंग की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने पूर्व आपराधिक इतिहास को भी स्वीकार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास रहा है। इनमें से नंदन कुमार फायरिंग, मारपीट और लूट के मामलों में जेल जा चुका है। वहीं राहुल गोप आर्म्स एक्ट, मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप में भी जेल की सजा काट चुका है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि ये गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता है और पुलिस विभाग अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखेगा। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कि कुछ अपराध कर्मी बालीगुमा एरिया में हथियार लेकर के घूम रहे हैं और उनके द्वारा किसी घटना को कारित करने की योजना, इसको लेकर जो थाना प्रभारी एमजीएम है उनके नेतृत्व में एक टीम ने छापामारी की और छापामारी करने पर गुड़गोड़ा चौक के समीप बालीगुमा उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के पास से 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक का नाम नंदन कुमार उर्फ नंदन पंडित, दूसरे का नाम राहुल गोप उर्फ बल्ले। इन दोनों के पास से एक देसी पिस्टल जिसके मैगजीन में 4 जिंदा गोलियां भी प्राप्त हुई हैं और 3 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। बाद में ये ज्ञात हुआ कि एक कांड संख्या एमजीएम में ही दर्ज हुआ था, जिसमें कि 21/3/2025 को इनके द्वारा तुरिया बेड़ा गांव में एक व्यक्ति के घर पर जान मारने की नीयत से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था और शहर के अन्य थानों में भी इनके द्वारा रंगदारी आदि वसूलने के लिए भी इस हथियार का उपयोग किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसका अभी और सत्यापन किया जा रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो इन दोनों अपराध कर्मियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। जो नंदन कुमार उस नंदन पंडित है, उसके विरुद्ध बोडाम और गोलमुरी में 2021 में 2 आर्म्स एक्ट के केस पहले भी दर्ज रहे हैं, जिसमें वो आरोपित हुआ है। और अभियुक्त जो राहुल गोप है बल्ले, उसके विरुद्ध जो है कुल मिलाकर के 4 प्राथमिकियां पहले से भी दर्ज रही हैं। तो कुल मिलाकर के इन दोनों के पकड़े जाने से कुछ अन्य आपराधिक घटनाएं जिनके होने की आशंका थी उस पर रोकथाम। इस झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर सदन के बाहर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर घमासान हुआ। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के बीच तीखी बयानबाजी हुई, जिससे राज्य की राजनीति में नया हलचल मच गया। इस मामले पर सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि राज्य सरकार की ये मंशा है कि निकाय क्षेत्र में निवास करने वाली जनता के प्रतिनिधित्व को किसी भी हाल में रोका ना जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार नगरीय क्षेत्रों में विकास करना चाहती है, लेकिन भारत सरकार द्वारा फाइनेंस कमीशन के ग्रांट को रोके जाने के कारण विकास योजनाओं पर असर पड़ा है। इसके बावजूद उन्होंने आश्वासन दिया कि चुनाव ओबीसी प्रतिनिधित्व के साथ कराए जाएंगे और जल्द ही ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट भी पूरी हो जाएगी। डीके शिव कुमार साहब के बयान को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन जहां तक कर्नाटका का सवाल है, मीडिया के आज के दौर में जहां पर अनावश्यक बातों के लिए ज़्यादा हल्ला होता है, वही हल्ला इस बात का हो रहा है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मैं चुनौती दे के आपके माध्यम से यह कहता हूं कि जो आरक्षण की व्यवस्था वहां अभी लागू है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के समय में लागू नहीं थी? यदि वो भारतीय जनता पार्टी के समय में आरक्षण की व्यवस्था लागू थी तो इसका साफ मतलब ये है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के उस फॉर्मूले से सहमत थी, सरकार में रहते हुए जिसको नहीं बदला। आज राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुसलमान के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की अनावश्यक बहस में पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। इस देश को प्रगति चाहिए, इस देश को शांति चाहिए, इस देश को तरक्की चाहिए और इस देश के हर नागरिक के मन में यह एहसास चाहिए कि अगर वो इस देश का नागरिक है तो यहाँ उसके अधिकार सुरक्षित हैं। इनकी आवश्यकता इस देश को है, इन फालतू के विषयों पर बहस की आवश्यकता शायद इस देश को नहीं है।
वहीं बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का पुराना इतिहास है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि कर्नाटका सरकार द्वारा मुसलमानों को आरक्षण देने का निर्णय संविधान के खिलाफ है और कांग्रेस का यही मकसद है कि संविधान में बदलाव किया जाए ताकि वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। कि मंशा बिल्कुल साफ है और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संविधान के साथ कितना छेड़छाड़ और अब तो अस्पष्ट हो चुका है। जो संविधान में जिसकी कहीं प्रावधान नहीं है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की व्यवस्था की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। और उसके बाद भी अब सबने देखा कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने ठेका पट्टा में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन, ये बिल्कुल साफ है उनकी मानसिकता। वो चाहते हैं कि संविधान का संशोधन हो, तोड़ मरोड़ करे। ये कांग्रेस पार्टी की आदत रही। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष और मणिपुर के हालात को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि 2025 में आरएसएस का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, जिसे पहले आनंदमयी वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में 3 दिनों तक चली विचार विमर्श बैठक में ये बात सामने आई कि ये वर्ष आरएसएस के विस्तार का होगा, ना कि किसी उत्सव का। उन्होंने मणिपुर और परिसीमन पर भाजपा को अपनी राय साफ करने की मांग उठाई है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने मणिपुर की स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आरएसएस और भाजपा दोनों का ये मानना है कि मणिपुर में 20 महीने से हिंसा जारी है और इसे सुधारने में कई साल लगेंगे। जब सरकार से इस बारे में सवाल किया गया तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मणिपुर के जनजातीय समुदाय के साथ भेदभाव कर रही है और उनके अधिकारों की अनदेखी कर रही है। भट्टाचार्य ने परिसीमन के मुद्दे पर भी आरएसएस और भाजपा की नीतियों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने परिसीमन को लेकर चेतावनी दी थी कि ये राज्यों के बीच खाई पैदा करेगा, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों में। उनका कहना था कि परिसीमन दलित, आदिवासी और मूलवासी समुदाय के खिलाफ होगा, जिससे उनकी आवाज दब जाएगी। उस पर तो एक भी बोली नहीं आई, एक भी शोक की बात नहीं आई। मातृ संगठन जिनके कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, वो संगठन मानती है कि 20 वर्षों से 20 महीनों से मणिपुर जल रहा है। सरकार क्या कर रही है, इस विषय में जब उनसे पूछा गया, सरकार के मंत्री रहते हुए भी वहां पर कोई जवाब नहीं आया। आरएसएस वहां क्या कर रही है, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। जवाब क्या आया कि रामकृष्ण मिशन वहां क्या कर रहा है, इस्कॉन वहां रिलीफ का कैंप कर रहा है, चिन्मय मिशन वहां पर काम कर रहा है, सरकार वहां काम नहीं कर रही। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका कलिकापुर में श्री श्री चैतन्य महाप्रभु महामिलन उत्सव से अखंड महामंत्र नाम यज्ञ का आयोजन किया गया है। सोमवार को इस 4 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इस दौरान 151 कुंवारी कन्याओं ने अपने सर पर कलश धारण कर नगर भ्रमण किया और बागान स्थित नदी घाट पर पहुंचे। यहां से पूजा अर्चना के साथ कलश में जल भरा गया। जल भरकर पुनः सभी यज्ञ स्थल पर पहुंचे, जहां कलश स्थापना के साथ ही यज्ञ अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ। यात्रा के दौरान राधा कृष्ण की भव्य झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र थी। आयोजकों ने बताया कि इस कलश यात्रा में नदी से जल भरकर यज्ञ स्थल तक लाने में भक्तों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और वे पुण्य के भागी बने। उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग लोभ, पाप, मोह और माया के जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन राधा कृष्ण के नाम का जाप करने से आप इन सब जालों से मुक्त हो सकते हैं। इस जाप से आप सुख भोग कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकते हैं।
और आज के इस बुलेटिन में बस इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।